हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज ही सुबह सवेरे ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। इजराइल का दावा है कि 99% उसने उस हमले को रोक दिया है। हमला पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। उसके अलावा खबर यह है कि अमेरिका, यूके, जॉर्डन, फ्रांस, उन्होंने इजराइल को बचाने का काम किया है, इन हमलों को नाकाम करने की कोशिश की है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने टेलीफोन करके नेतन्याहू को शाबाशी दी है कि आपने बहुत अच्छे से डिफेंड किया है अपने मुल्क को इस हमले के दौरान, लेकिन साथ साथ ये कहा कि अगर आपने जवाबी कार्रवाई ईरान के खिलाफ की तो हम उसमें आपके साथ नहीं है। ईरान के प्रेसिडेंट का बयान है, उन्होंने कहा है कि हमलावर को सजा दी जा चुकी है। आयतुल्लाह खामेनी ने जो बात कही थी, जो वादा किया था, वो पूरा हो गया है। आईआरजीसी के सरबराह ने कहा है कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो इससे ज्यादा बड़ा हमला होगा। और ईरान ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका ने इजराइल की मदद की जवाबी कार्रवाई में, तो अमेरिकी जो छावनियां हैं इस पूरे इलाके में, उन पर हमला हो जाएगा। साथ साथ ईरान ने कहा है कि फिलहाल हम अभी इस हमले को रोक रहे हैं। जो हम पे हमला हुआ था दमिश्क में, उसका जवाब हमने दे दिया है। अगर कोई और हमला हुआ तो हम जवाब देंगे। बहरहाल, इसको नकवी साहब कैसे देख रहे हैं, ये हम समझना चाहेंगे। सईद नकवी साहब ने कई जंगें कवर की हैं, खुद दुनिया को बहुत नजदीक से देखा है, और जो बातें वो कहते हैं वो अक्सर पूरी होती रही हैं अब तक। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप इस वक्त पुणे में हैं, सफर में हैं, उसके बावजूद आपने हमें वक्त दिया, उसके हम शुक्रगुजार हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं जो आज के डेवलपमेंट हैं? नकवी साहब, अपने तजुर्बात की रोशनी में हमें बताइए कि आखिर क्या कुछ है। मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं जरा सा मेरी एनालिसिस मुख्तलिफ थी। ईरान ने एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जंग में होता है, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज यहां हो सकता है कि हो, लेकिन ये ऐसा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी नहीं है। क्यों? कई दिनों से ईरानियन ड्रम बीटिंग हो रही है कि हम कुछ करने वाले हैं, हम कुछ करने वाले हैं। इधर तैयारियों की रिपोर्टिंग हो रही है कि हाँ कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो वह एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम बदला भी ले लो और अपनी ऑडियंस के लिए तुम्हारा बदला पूरा हो जाए, लेकिन ज्यादा एस्केलेशन जंग का ना हो। कहीं कोई ऐसा तो पसे पर्दा अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत से मुल्क इन्वॉल्व हैं। इसमें रूस भी इन्वॉल्व है, इसमें चीन भी इन्वॉल्व है, इसमें दुनिया के तमाम मुल्क इन्वॉल्व है। एक तरफ तो आपने इतने दिनों से ढिंढोरा पिट रहा था कि साहब होने वाला है कुछ। अच्छा, हम ये समझ रहे थे कि जो होगा वो एक सस्पेंस रहेगा, क्योंकि ये एम्बेसीज के ऊपर, एम्बेसी पे अटैक हुआ था सीरिया में, और ये एम्बेसीज में कहीं, लिहाजा इनकी जितनी भी एम्बेसीज है इजराइल की, वो आपने अपने आप इमोबिलाइज कर दी इस धमकी से। लेकिन आपने किया कुछ और किया वो जिसके लिए कि ये लोग सब तैयार थे। तो वो सरप्राइज का एलिमेंट भी इसमें मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मैं जरा महवे हैरत हूं कि ये किस तरह से ये शतरंज का ये खेल कैसे खेला गया है, ये मैं क्लियर नहीं हूं अपने दिमाग में। बात बहरहाल ये है कि जिस तरह से देखिए धीरे धीरे रैंक के जंग यूक्रेन की भी अब एक किसी इख्तिताम पे पहुंच रही है, एक अरेंजमेंट बात हो रही है, वो स्विट्जरलैंड में हो या कहीं और हो। अब ये है, अब तो ज़ेलेंस्की खुद ये कह रहे हैं कि अगर आप मदद न करेंगे तो हम ये जंग हार जाएंगे। यानी आज तक किसी कमांडर ने ये बात नहीं कही होगी, लेकिन उन्होंने कहा ये। तो एक वो जंग खत्म हो रही है और यहाँ दूसरी जंग छिड़ी है। इस जंग के पीछे जो बड़ी पावर है, इजराइल जो कुछ कर रहा था, उसमें दो वजह हैं अमेरिका के सपोर्ट की। एक तो बाइडेन का पैशनेट सपोर्ट, पर्सनल पैशनेट सपोर्ट फॉर इजराइल, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका का
एक हैबिचुअल इनके इजरायली टैंट्रम्स को मैनेज करना और उनको सराहना और उनको सपोर्ट करना, ये दो चीजें बैक वक्त चल रही हैं। लेकिन अच्छा, क्यों चल रही हैं? इसलिए चल रही हैं कि एक चीज है इजरायल लॉबी। ये इजरायल लॉबी दुनिया की सबसे बड़ी लॉबी है। ये वैसे ही है जैसे मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, जैसे नेशनल राइफल एसोसिएशन रोज, अभी हाल में रोज बच्चे स्कूलों में अमेरिका में हलाक कर देते हैं दूसरे बच्चों को, और आवाज उठती है कि भाई गन्स पे कंट्रोल करो। नेशनल राइफल एसोसिएशन के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि जो बोला माइका लाल वो इलेक्शन हार जाएगा, क्योंकि सबके मुंह उन्होंने भर रखे। उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल इजरायल लॉबी है। इजरायल लॉबी की कुव्वत ये थी कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री को इन्फ्लुएंस करती थी ये लॉबी। अब वो नहीं है, ये एक हेजेमॉन को कंट्रोल करती थी। जो हेजेमॉनिक पावर अमेरिका की थी, उसके ऊपर इजरायल लॉबी का असर इतना था कि जो चाहे ये करें। लेकिन अब उनके पास ही, हेजेमॉन के पास हेजेमनी ही नहीं रही। तो अब ये हो गया, मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गई है, आ रही है। उसमें आखिरी धक्के जो हैं, उसमें जाहिर है इजरायल को खतरा है। इजरायल के जो पुष्टपनाही करता था, जो इजरायल को मुस्तकिल बैक करता था, अब उसके पास उस तिल में उतने तेल नहीं रहे अब। तो ये तो बहुत ही एक भयानक, और पूरा वेस्टर्न अलायंस, यानी अभी परसों का मतलब ये कि एक साल पहले, अगर आपको याद हो, तो मैक्रोन साहब ने अपने तमाम डिप्लोमेट्स को एलिसे पैलेस में बुलाया था साल भर पहले, फरवरी में। ये फरवरी नहीं, इससे पहले वाली फरवरी में। बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्होंने ये कहा था कि भाई देखो, 400 साल की हमारी वेस्टर्न हेजेमनी दुनिया पे अब खत्म हो रही है। अब नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। उसके लिए एक तरफ तो वो, अच्छा, और शुरू में अगर आपको याद हो, वो ये कह रहे थे कि फौरन जाके तुम पुतिन से बात करो, ये गलत है जंग, ये जंग गलत है, उनका ये कहना था। अब एकदम से क्यों फेर गए? अब इस वक्त यह है कि हमारी फौजें यूक्रेन में चली जाएं। क्यों? इसलिए कि माली में, सेनेगाल में, छाद में, जहां जहां ये फ्रैंकोफोन अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, वहां इनकी सरकारें गिरी हैं और वहां रूस का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। तो रूस, जो कल तक था कि बात कर लो, अब यह है कि नहीं, रूस जाके रूस को डिफीट करो। ये एक एलिमेंट है गोया G7 के अंदर जो एक फिशार है, उसका मैं एक उदाहरण, एग्जांपल आपको दे रहा हूं। यहां क्या है कि ब्रिक्स जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लोग कह रहे हैं साहब, इसे साउथ अफ्रीका ने ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने क्यों कर दिया इसे? अब लोग, वहां की फॉरेन मिनिस्टर ने एक अजीब गरीब बात कही कि यहाँ के लोग, साउथ अफ्रीका के लोग जानते नहीं है कि जब हम लोग स्ट्रगल में थे, भाई स्ट्रगल में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ साउथ अफ्रीका ये साथ थे। ये लोग जानते नहीं है कि हम लोग जब स्ट्रगल में थे तो हमको ट्रेनिंग करने के लिए फलस्तीन से लोग आया करते थे। तो हमारा ये स्ट्रगल बहुत पुराना है, हमारा एक दूसरे से कोऑपरेशन। इसलिए ये जो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं, उसको नई चीज ना समझो, तुम जानते ही नहीं हो उस बात को। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो ब्रिक्स है, जिसकी की सपोर्ट फलस्तीनियों को मौजूद है, जो एक बैलेंस व्यू ले रहा है इस पूरे व्यू का, इस पूरे झगड़े का, कि भाई आप जो पहले करते थे वो नहीं। देखिए, दो चीजें हैं काजमी साहब, ये भी आपके व्यूअर्स भी समझ लें और आप भी समझ लें। जी बिल्कुल। आप तो जानते हैं, लेकिन व्यूअर्स के लिए ये जरूरी है। देखिए, दो चीजें, एक चीज है अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, यानी हम दुनिया में सबसे अलग हैं। तुम क्रिकेट खेलते हो, हम क्रिकेट नहीं खेलते, हम बेसबॉल खेलते हैं। तुम सॉकर खेलते हो, हम सॉकर नहीं खेलते, हम अमेरिकन फुटबॉल खेलते हैं।
तुम हमारा बास्केटबॉल मुख्तलिफ है तुम्हारे बास्केटबॉल से। हम अपने कुछ क्लब की टीमों को मिला के चैंपियनशिप्स कर देते हैं और उनको हम वर्ल्ड सीरीज कहते हैं, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज प्रिज्यूम्ड बीटन। इसे कहते हैं अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म का एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल। रीजनली वेस्ट एशिया में एक इजरायली एक्सेप्शनलिज्म, ये एक एक्सेप्शनलिज्म दूसरे एक्सेप्शनलिज्म को सपोर्ट करती थी। उस वक्त तक इसके पास पावर थी, अब वो पावर घट रही है और ये घटना शुरू हुई है 2008 से, जब से लेमन ब्रदर्स ऐसा बड़ा बैंक टूट गया। उसके बाद सैकड़ों कंपनीज उनकी टूट गई। जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कैपिटलिज्म के अंदर वो सामने उभर के आ गए। अब इस वक्त ये है कि बैक टू द वॉल, वेस्ट इज फाइटिंग व्हेन इट्स बैक टू द वॉल। इजराइल को इस बात का अंदाजा है कि अगर ये जंग हार गए तो हमारी पुष्पनाही करने वाला कोई ना होगा। नेतन्याहू का क्या होगा वो तो अलग बात है, वो तो शायद इसके बाद, अभी वहां पे शूमेर की उनके सेनेटर हैं जो कि इजराइल के बहुत बड़े हामी थे, वो कह रहे हैं इनको लिक्विडेट करके पूरा एक इलेक्शन नया करो। ये नेतन्याहू जो है ये इजराइल के हित में नहीं, हक में नहीं। एक पूरी जो पावरफुल लॉबी अमेरिका में है इजराइल के लिए वो नेतन्याहू के खिलाफ है। अंदर खलफशार है, अंदर खुद इनकी कैबिनेट के अंदर डिविजन्स हैं। तो ये कैसे कंपोज किया जाए, इनको कंपोज, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये कि इन पूरे डिविजन्स को कंपोज करने के लिए एक कॉमन टारगेट क्या बनाया जाए। और वो कॉमन टारगेट ये आप लिख लीजिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस्लामिक टेरर। इस्लामिक टेरर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग आइटम ऑन द ग्लोबल एजेंडा। ये बात टोनी ब्लेयर कब से कह रहे हैं कि भाई रूस से पंगा मत लो, क्योंकि उससे तुम झगड़ा करोगे तो यूरोप डिवाइड हो जाएगा। तुम अगर इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर रहोगे तो उसमें तो चीन और रूस दोनों की भी परेशानियां हैं, उनकी सिंचियांग में, उनकी कॉकेसस में। तो ये तो एक उसको ले लो। तो अब आप देखिए, अच्छा इजराइल ने हमेशा, एक तो शुरू में इजराइल ने जब सोवियत यूनियन था और सोवियत यूनियन के हामी मुल्क थे अरब मुल्कों में, मसलन नासिर, मसलन कॉमरेड बूथ अफलाक जिन्होंने बाथिस्ट सोशलिज्म शुरू की, ये सब लोग, इनके खिलाफ इजराइल 67 की जंग में क्या किया उसने, इजिप्ट को और सीरिया जो बड़ी पावर्स थी, इजिप्ट वहां की मिडिल ईस्ट की, वेस्ट एशिया की, उनको हटा दिया बुरी तरह से। तो क्या हुआ, वेस्ट का दोस्त हो गया, वेस्ट के पास एक कुव्वत बनी। अच्छा नकवी साहब आज की कुछ और चीजें हैं जो मैं बात करना चाहता हूं, वो ये कि आज के जो एक सवाल उभर के आ रहा है। एक पिछली बार जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने वोट करने से पीछे हटा था, एब्सटेन किया था और इजराइल को सपोर्ट नहीं किया था, तब आपने कहा था कि अब यह इशारा मिल गया कि हमेशा अमेरिका की तरफ से इजराइल को सपोर्ट नहीं रहेगी। अब के बाद ब्लैंक चेक की तरह से इजराइल इस्तेमाल नहीं कर सकता अमेरिका की सपोर्ट। आज दूसरा मौका है जब जो बाइडेन ने इजराइल से कहा है, नेतन्याहू से कहा है कि अगर आप जवाबी कार्रवाई करोगे ईरान के खिलाफ तो हम आपके साथ नहीं हैं। तो यह दूसरी इंस्टांस आई है कि वो अपनी पोजीशन को अलग ले रहा है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये ट्रायंगुलर खेल है, इजराइल लॉबी, वॉशिंगटन, टेल अवीव। ये किसका प्रेशर कितना चल रहा है, इनके लिंक्स वहां बहुत है, यानी इजरायलियों के लिंक्स इजरायली लॉबी में बहुत है अमेरिका के अंदर। वो जैसे मैंने पहले भी कहा था आपसे कि वो उस पावर को इन्फ्लुएंस करता था जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हेजेमोनिक पावर थी। अब वो हेजेमोनिक पावर नहीं रही। तो ये जंग जो है, चाहे जिस तरह से भी खत्म हो,
इसमें इसमें ईरान से हमला हो, इधर ये ईरान की तरफ हमला ले जाएं, ये मैं नहीं जानता। पता नहीं हिजबुल्लाह किस वक्त आ जाए। और चारों तरफ से जो एक रिंग बना के गए हैं कासिम सुलेमानी, वो किस वक्त जाग जाए हमें नहीं मालूम है। लेकिन अगर ये सब हुआ, उसके बाद बहरहाल बड़ी पिक्चर जो बन रही है वो ये है कि अब इसके बाद, फिर इसके बाद सुबह है और सुबह 9, ये आप याद रखिए। जी जी, ये सुबह 9 और उम्मीद की बात जो आप कह रहे हैं, मैं एक चीज और समझना चाहता हूं कि आज के इस हमले के बाद ईरान ने 2 बातें बहुत अहम कही हैं। एक तो अमेरिका को साफ पैगाम ये दिया है कि अगर इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई और आपने उसका साथ दिया तो हम आपके जो बेसिस हैं, छावनियां हैं इस पूरे इलाके में, हम उन पर हमले करेंगे। दूसरी तरफ इलाके के मुल्कों को भी ईरान ने साफ साफ कहा है कि अगर जवाबी कार्रवाई में आपने अपनी जमीन या अपना स्पेस, आसमान इजराइल को आपने मुहैया किया हम पर हमले के लिए, तो हम आप पर भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इसको इस तरह से देख रहे हैं कि ये अमेरिका को बिल्कुल डायरेक्ट, देखिए आप ये तो देखें ना कि वहां के उनकी बेसेस हैं। एक बेस है खासकर इराक में, दूसरी उससे कम बेस है सीरिया में, और उसके बॉर्डर पे जॉर्डन के तमाम। भाई अमेरिका के पास 760 बेसेस हैं, उनमें कहां से क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम है। इन बेसेस का क्या इस्तेमाल होगा, 760 बेसेस ये है उनके पास। तो अब ये कि इन छावनियों के ऊपर अगर वो सीधे, अभी तो हमने वो हमला किया है जिससे कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान किसी का नहीं हुआ। हम अपने ऑडियंस को ये बता पाए हैं कि देखिए आप कहते थे कि हम बदला नहीं लेते, देखिए हमने 300 मिसाइल उन पे, 300 ड्रोन्स और मिसाइल उन पे छोड़ दिए हैं, और कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिगरेशन नहीं हुआ है। लेकिन अब अगर होगा तो फिर हम, अब इसके अंदर कुछ सिग्नल्स हैं कि क्या, जैसे घोड़े की रेस में अक्सर रेस जब फिक्स होती है तो घोड़े को खींच लिया जाता है। ये मुझे समझ में नहीं आई बात कि ये रेस उस तरह की तो नहीं थी कहीं, क्योंकि मैं अब देख रहा 2.5 घंटे तक ये ड्रोन्स आसमान में रहेंगे। अरे भाई 2.5 घंटे रहेंगे तब तो सिटिंग डक्स है नहीं, उनमें से कुछ कामाकीजे जो कि डायरेक्टली जाके मारेंगे और कुछ फ्लोट करते रहेंगे। यानी आप उनको, जैसे अगर शिकार तो आप लोगों ने देखा नहीं है, एक स्नाइप एक चिड़िया होती, स्नाइप ये इसके खेतों में होती है, गेहूं इसके चावल के वहां पे रहती है। वो उसके शिकार के लिए अगर आप जाइए तो वो यूं होती, यानी तो ये गोया अब ड्रोन्स यहाँ पे ये करेंगे और ये लोग उनको दागते रहेंगे ना। ये हमारे समझ में ये जंग अभी आई नहीं है साहब। ये पूरा हमला हमारी समझ में अभी नहीं आया है। जी जी। अच्छा नकवी साहब, आप इतनी जंगें कवर कर चुके, जब आप ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब अभी इसमें बहुत कुछ देखने समझने को है, और हो सकता है आगे कुछ हो, यकीनन कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इतनी हल्की बात नहीं हो सकती। जी जी। अच्छा मैं अब एक नफ्सियाती सवाल करना चाहता हूं। 2 किस्म की रिपोर्टें आ रही हैं तेहरान से और जेरूसलम से। जेरूसलम से दुकानदार कह रहे हैं कि लोग दुकान पर रुक नहीं रहे, भागे जा रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ को, वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, डर की वजह से उनका हाल ये हो गया है। इधर तेहरान में बाकायदा आपने तो देखा है अरब मुल्कों में, ईरान में जब कोई खुशी मनाई जाती है तो लोग गाड़ियां लेके सड़कों पे निकल जाते हैं, हॉर्न बजाते हैं बाकायदा। वो उनका खुशी का तरीका है, वो खुशी का तरीका है। तो मैं ईरान के सुबह शायद 3 बजे होंगे या 4 बजे होंगे उस वक्त, इंडिया के टाइम के हिसाब से 6 बजे मैं वहां बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जश्न मनाया जा रहा है, पूरी सड़कों पे जश्न का माहौल है,
रात भर ये खुशी रही है। तो ये दोनों दुश्मन और वहां की पब्लिक का बिल्कुल मुख्तलिफ मूड, इसे आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये शहादत वाले लोग हैं। इन्होंने जब मिसाइल्स फेंके हैं और इन्होंने जो अपने ड्रोन्स भेजे हैं, तो इनको एक गोया कथारसिस, एक रिलीज हुई है कि भाई बहुत दिनों से हम बिल्कुल चोक्ड थे, अब कोई बदला लिया गया है। एक उसका सेलिब्रेशन है, और ये सेलिब्रेशन भी सिम्युलेटेड हुआ करता है, स्टेट भी करवाती है ये। आप तो हमारे साथ थे बगदाद में, सद्दाम हुसैन कितने इस किस्म के सेलिब्रेशन करवाते थे, आपने देखा, आपने देखा। जी बिल्कुल, स्टेट्स भी करवा दिए। ये मैं उसको ईमानदारी की बात यही है कि अभी ये लोग डरे हुए हैं। यहाँ से लोग टिकट ले लेके अपने अपने घर वापस जा रहे हैं इजराइल से। इजराइल से ये खतरा हो गया है कि क्या ये सेफ जगह रही है कि नहीं, इसलिए बहुत से लोग, अच्छा नॉर्दर्न, अभी कारतूस ज्यादा हिजबुल्लाह ने दागे नहीं है, बस जरा सा कुछ थोड़ा सा बॉर्डर में स्कर्मिशेस हुए और जनाब लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, छावनियों में रह रहे हैं, टेंट्स में रह रहे हैं। ये हालत जो इजराइल के अंदर है उसकी तस्वीर हमें मिल नहीं रही है, क्योंकि वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहते। लेकिन वही तस्वीर है काज़मी साहब, जो अगर आपके प्रोग्राम पे नहीं आई तो फिर आपके प्रोग्राम के ऊपर एक सवालिया निशान रहेगा। आपको तस्वीरें वो चाहिए कि जो नॉर्दर्न इजराइल में जो हो रहा है, जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आज ही खबर है, आज ही के खबर है कि कोई फेस्टिवल है, फेस्टिवल के बहाने यानी वो एक खबर दी गई है, लेकिन बड़ी तादाद में फ्लाइटें, आउटगोइंग फ्लाइटें बहुत ज्यादा भरी हुई जा रही हैं इजराइल से जाने वालों की। और जंग शुरू होने के 2 महीने बाद एक आंकड़ा, एक स्टैटिस्टिक्स आया था हमारे सामने, जिसमें 4,70,000 लोग जा चुके थे, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है, लोग वापस जाना चाहते हैं। अच्छा, अब हालांकि ये बात आपने कह दी कि मुझे ये अभी समझ नहीं आ रही कि जंग किस तरफ जाएगी, लेकिन जो रेजिस्टेंस ने ताकत दिखाई है, अहम बात यह है काज़मी साहब, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इजराइल ने ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की ईरान को। ईरान ने अपनी पब्लिक के लिए एक बदला लेके उसको, उसके जख्म के ऊपर एक गोया मरहम लगा दिया। अभी अब वो ये कह रहे देखो आगे अगर बढ़ोगे तो फिर तुम्हारी छावनियां हैं यहाँ, फिर ये खेल सचमुच का हो जाएगा। फिर अब आप इनको संभालिए। ये आपके जो बालक हैं ये बहुत ज्यादा बिके हुए हैं, इनको संभालिए। अगर आप न संभाल पाएंगे तो फिर हमारे पास कोई और साधन नहीं है सिवाय इसके कि हम इनसे निपटे। हाँ, लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क यह है, मैं आखिर में बताऊं लोगों को, कि ये जो बालक हैं, अमेरिका का बालक अगर इजराइल को समझा जाए और ईरान का बालक उन्हें समझा जाए, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, हूथी अंसारुल्लाह, हिजबुल्लाह और अहजल शाबी, तो ये लोग तो हमेशा मरने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये शहादत वाले लोग हैं, लेकिन इजराइल के फौजी जब छुट्टी पे जाते हैं तो वो डांस करते हुए नजर आते हैं, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, तकरीबन इस जैसी हालत होती है उनकी तस्वीरें देख करके। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया, अपने सफर के दौरान वक्त दिया, उसके हम शुक्रगुजार हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नकवी साहब हमारे इस प्रोग्राम को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए कि आप लोग उन्हें मुसलसल सुन रहे हैं। बहुत से लोग आप में से कहते हैं कि इस प्रोग्राम को 1 घंटे का करें या हफ्ते में 2 बार, लेकिन हम नकवी साहब से हफ्ते में आधा घंटे बात कर लेते हैं, तो वो मैं समझता हूं वो काफी है नकवी साहब की मसरूफियात को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।